नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि डीआईजी भुल्लर पे सीबीआई की टीम बेहद फूक फूक कर और पूरी अपनी लीगल टीम के कहने पर आगे बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता है कि ये डीआईजी भुल्लर को लीगल टीम की, डीआईजी भुल्लर की जो जांच करने वाली सीबीआई की टीम है, उसकी लीगल टीम के अगर इशारे पर सब कुछ हो रहा है, तो अब आने वाले दिनों में डीआईजी भुल्लर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि डीआईजी भुल्लर पर अभी कई मुकदमे दर्ज होने बाकी हैं। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर के खिलाफ किस तरीके से जो पंजाब की सरकार है वो डीआईजी भुल्लर का फेवर कैसे कर रही है और उनके खिलाफ कैसे जाने की कोशिश कर रही है, दोनों पहलू हम आपको बताते हैं। ये बेहद समझने होंगे आपको, क्योंकि ये बेहद मुश्किलों भरे हैं। अब कहानी जब शुरू होती है यहां से कि डीआईजी भुल्लर एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने सरकार के नुमाइंदों से लेके ऊपर तक, प्रशासनिक तक सब जगह अपनी जड़ें फैला रखी थी, और डीआईजी भुल्लर उन सभी पहलुओं को साध कर चल रहे थे जहां से उन्हें किसी भी वक्त मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इसी कड़ी के अंदर डीआईजी भुल्लर बहुत सारे नेता और बहुत सारे अधिकारियों के संपर्क में थे। अब ऐसे में पंजाब के सामने यह मुश्किल खड़ी हो गई कि अगर डीआईजी भुल्लर ने उनके किसी नेता, मंत्री या संतरी के खिलाफ कोई मुंह खोल दिया, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब में 14 से 15 महीनों के बाद चुनाव होने हैं, तो उन्हें आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सामने है केंद्र सरकार, जिससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान की कट्टर दुश्मनी है। अब ये कट्टर दुश्मन मौका देखते ही अपना वार करेगा, तो ऐसे में इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो इसी से बचने के लिए भगवंत मान ने, क्योंकि भगवंत मान के पास गृह विभाग भी है पंजाब का, तो उन्होंने जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो है उसे आगे किया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो क्योंकि स्टेट के अंदर में आती है, तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को भगवंत मान ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसमें डीआईजी भुल्लर को साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनाकर पंजाब के अंदर लाने के लिए आदेश जारी कर दिया। भाई हमें नहीं पता, आप किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा को पंजाब में लेके आओ। यानी कि पंजाब में अगर देखा जाए तो डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा की जान को खतरा है। इसी करके सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को पंजाब में रखा ही नहीं, चंडीगढ़ ले आए और चंडीगढ़ की जेल, बुड़ैल जेल के अंदर उनको रखा हुआ है। हमने आपको बताया भी था कि उनका परिवार पैसे के लिए अब अर्जी लगानी पड़ी है उन्हें अदालत में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईजी भुल्लर के खिलाफ अभी तक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो चुका है। उनके सभी खाते सीज हो चुके हैं और सभी खाते सीज हो जाने के बाद जो डीआईजी भुल्लर का परिवार है उसके पास अब पैसे नहीं है। तो ये एक स्थिति ये हुई कि आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो गया। लेकिन अभी डीआईजी भुल्लर के खिलाफ 2 मुकदमे और बचे हैं, जिनका इस्तेमाल सीबीआई आने वाले समय में करेगी। यानी कि जैसे ही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम अगर फिर पहुंचती है अदालत और डीआईजी भुल्लर को रिमांड पर लेने की कोशिश करती है, तो उस वक्त सीबीआई की टीम इन 2 मामलों का इस्तेमाल करेगी हथियार के रूप में। अब ये 2 मामले क्या है? देखिए, एक तो डीआईजी भुल्लर के जो पहला छापा मारा था चंडीगढ़ के अंदर पुलिस ने, वहां से 7.5 करोड़ रुपए, 2.5 किलो सोना, 26 लग्जरी घड़ियां और लग्जरी गाड़ियां, दर्जनों, बल्कि कहा जाए कि सैकड़ों प्रॉपर्टी के, नामी बेनामी प्रॉपर्टियों के पेपर, यह सब बरामद हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और बरामद हुई, हथियारों का जखीरा मिला था। यानी कि कई अवैध हथियार पाए गए थे और जिंदा कारतूस भी काफी मात्रा में मिले थे, काफी संख्या में मिले थे। तो एक तो डीआईजी भुल्लर के खिलाफ अभी आर्म्स एक्ट का
अवैध हथियार का मामला बनता है। और अवैध हथियारों के मामले में भी बड़ा संगीन अपराध होगा, क्योंकि 1 से 2 से 4 से अधिक वेपन्स बरामद हुए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए, तो ऐसे में डीआईजी भुल्लर इस मामले में बुरे फंसेंगे। लेकिन एक और मामला हुआ। दरअसल जो हमारे पंजाब में सूत्र बताते हैं, डीआईजी भुल्लर के लॉकर पर जब छापा मारा गया था, वहां से 1.5 किलो अफीम भी बरामद हुई थी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यह अफीम थी और 1.5 किलो अफीम बरामद की थी पुलिस ने। ऐसे में डीआईजी भुल्लर के खिलाफ नारकोटिक्स का मामला भी बनता है। अब इसमें बरामदगी को आप कहां दिखाएंगे, क्योंकि यह सारा माल डीआईजी भुल्लर के सीजर मेमो में दिखा दिया गया है, तो ऐसे में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। और अगर इस मुकदमे को दर्ज करते हैं तो डीआईजी भुल्लर बहुत लंबे जाएंगे और उनको रिमांड भी अच्छा मिलेगा। आप ये बता दें, उनके ऊपर रिमांड भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मामला नारकोटिक्स का हो जाएगा। अब यहां पर आइए, हम आपको फिर घुमाकर वहीं लाते कि दरअसल है क्या। सीबीआई की टीम ने इन दोनों ही केसों को अभी तक इस मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगर सीबीआई की टीम चाहती है कि अगर विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी भुल्लर को जिस दिन भी पंजाब ले जाने के लिए कोशिश करेगी, अदालत में जाएगी, तो वहां पर सीबीआई एक बार फिर से डीआईजी भुल्लर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी फिर से गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और अगर गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो रिमांड लेना लाजमी है। फिर सीबीआई की टीम फिर कोर्ट आएगी और वहां से एफआईआर शो करके दिखाकर वहां से एक बार फिर से डीआईजी भुल्लर का रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद फिर से चंडीगढ़ ले आएगी। यानी कि डीआईजी भुल्लर को किसी भी तरीके से, क्योंकि सीबीआई ही नहीं, सभी अधिकारी भी जानते हैं, पुलिस के खुद अधिकारी जानते हैं कि अगर डीआईजी भुल्लर पंजाब के अंदर जाता है तो वहां पर उसकी जान को खतरा है। इसलिए किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर का बचाव करना बेहद जरूरी है। कम से कम भगवंत मान की सरकार में तो डीआईजी भुल्लर को बहुत खतरा है। ऐसे में उनका पंजाब से बाहर रहना बेहद जरूरी है। और पंजाब से अगर बाहर रखना है तो डीआईजी भुल्लर को, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबसे मुफीद तरीका यही है कि डीआईजी भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसको रिमांड पर लिया जाए और फिर से बाहर ले आया जाए। यानी कि एक फुल प्रूफ प्लान है डीआईजी भुल्लर के लिए। लेकिन इस मामले में डीआईजी भुल्लर बुरे तरीके से फंस जाएंगे। अवैध हथियारों के मामले में फिर से उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये वेपन्स आपने खरीदे कहां से थे, कहां से ये आए थे, आपने किस मकसद से रखे हुए थे, आखिर इतने वेपन्स का आप करते क्या थे। अब इस मामले को लेके 10 दिन का रिमांड तो कम से कम बनता है डीआईजी भुल्लर का। इसके अलावा जो सबसे मुश्किलों भरा जो केस बनेगा वो बनेगा नारकोटिक्स का। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि जब भी कभी डीआईजी भुल्लर के जो वकील हैं या पंजाब सरकार का विजिलेंस ब्यूरो है, वो जब भी इस मामले में डीआईजी भुल्लर को ले जाना चाहेगा, उसी वक्त नारकोटिक्स का केस सबसे बड़ा ढाल बन के उभरेगा, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बहुत बड़ा ये मामला होता है, खास तौर पे पंजाब के अंदर ये बड़ा संगीन मामला है ड्रग्स सप्लाई का या ड्रग्स बरामदगी का। तो अगर डीआईजी भुल्लर के खिलाफ अफीम का ये केस दर्ज किया जाता है, नारकोटिक्स का केस दर्ज किया जाता है, तो डीआईजी भुल्लर बहुत लंबे समय तक सीबीआई की हिरासत में रह सकते हैं। यानी कि पंजाब पुलिस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। इतने ही समय में आप ये समझिए चुनाव नजदीक आएंगे और डीआईजी भुल्लर सीबीआई के पास रहेगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में उन अधिकारियों की भी तलाश की जा रही है जो खास तौर से बायस्ड होकर एक तरीके से सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि सरकार के लिए काम करने वाली अभी जो मैडम रवजोत कौर ग्रेवाल जो सस्पेंड की गई थी, ऐसे ही लोगों को अभी
टारगेट पे रखा गया है और बहुत इंटरनली एक जांच चल रही है कि ऐसे लोग जो सरकारों के लिए काम करते हैं, गलत सही, सही का गलत, गलत का सही, सफेद का काला, काले का सफेद करते हैं, उन लोगों की बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनको बाद में निपटा जाएगा। ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईजी भुल्लर की अभी मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि 2 मामले उनके ऊपर और दर्ज होने हैं, ताकि इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी भुल्लर को कानूनी रूप से पंजाब ना ले जा सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।